हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का केस दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज़ में आता है। आज मैं जिस सीरियल किलर की बात करने वाला हूँ उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस एक नाम है, स्टोन मैन। ये एक ऐसा कातिल है जो ना कभी पकड़ा गया और ना कभी उसकी असलियत सामने आई। ये है एक अनसॉल्व मिस्ट्री जो आज तक लोगों के जहन में है। स्टोन मैन की कहानी 1985 में बॉम्बे से शुरू होती है, जहां उसने 12 लोगों का अपना शिकार बनाया था। पर सरप्राइजिंगली 1987 में वो गायब हो गया। फिर 1989 में कोलकाता में उसने 12 और लोगों की जान ली। 2010 में वो गुवाहाटी पहुंच गया और फिर 2013 में कानपुर में 10 लोगों का कत्ल किया। मतलब ये मर्डर्स का सिलसिला पूरे 28 साल चला। 2009 पलटन बाज़ार, गुवाहाटी। एक आदमी शौनजीब, जो रोज़ की तरह अपनी रोज़गार की कमाई शराब में उड़ा चुका था, एक फुटपाथ पर लेटे हुए गाना गा रहा था। वो बेपरवाह था, लेकिन उस रात वो अपनी आखिरी नींद सो रहा था। सुबह शौनजीब की लाश मिली। उसका सर कुचला हुआ था। पास में एक खून से लथपथ पत्थर पड़ा था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गुवाहाटी में इस कातिल ने 11 लोगों को अपना शिकार बनाया। हर लाश के पास वही खून से लथपथ पत्थर। ये चीज़ लोगों के बीच फेमस होने लगी और इससे डर का माहौल बन गया। लोगों को याद आया एक वक्त जब बॉम्बे और कोलकाता में इसी तरह के कत्ल हुए थे। स्टोन मैन के नाम की कहानी अब डर का एक आम किस्सा बन चुकी थी। सवाल ये था, क्या ये वही आदमी है जो वापस आ गया है, या फिर ये कोई और है जो उसी तरह के कत्ल कर रहा है? क्या ये एक ही इंसान है जो 28 साल तक अलग अलग सिटीज़ में जाके कत्ल करता रहा, या फिर ये अलग अलग लोग थे जो एक ही पैटर्न को फॉलो करते थे? स्टोन मैन का असल चेहरा कभी सामने नहीं आया। एक बार गुवाहाटी में अरेस्ट किया गया शख्स एक जवान लड़का था जो 1985 के स्टोन मैन के वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो असली कातिल कौन था? क्या ये एक रिचुअलिस्टिक कल्ट का हिस्सा था, या फिर ये एक इंसान का खौफनाक जुनून था? 1985 बॉम्बे। एक तरफ अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी शराबी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जो आज तक लोगों के जहन में है। बॉम्बे के चकाचौंध ग्लैमर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हर इंसान के होश उड़ा देगी। सुबह के 4 बजे किंग सर्कल के पास गांधी मार्केट के फुटपाथ से एक औरत की तेज़ चीख ने सुबह की शांति को भंग कर दिया। फुटपाथ पर सोए लोग जगकर आवाज़ की तरफ भागे। उस औरत ने देखा कि कुछ ही दूर एक आदमी के सर एक भारी पत्थर से कुचला हुआ था। खून से लथपथ फुटपाथ पर दिमाग के टुकड़े बिखर गए थे। सुनने में ये एक बहुत ही बुरा सपना लगता है, पर सच ये है कि ये बस एक शुरुआत थी। पहले इस घटना को एक आम मर्डर मानकर भुला दिया गया। पुलिस ने इसे एक अननोन असेलेंट का काम समझा, एक छोटा मोटा चोर जो पकड़े जाने के डर से कत्ल कर भाग गया होगा। इसमें एक चीज़ ये भी थी कि फुटपाथ पर सोए एक गरीब इंसान की मौत कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर दूसरा कत्ल हुआ, फिर तीसरा, चौथा और 5वां भी हुआ। हर शिकार का सर एक भारी पत्थर से कुचला गया, एक ही तरीके से, एक ही जगह के आसपास। बॉम्बे में एक सीरियल किलर के पैदा होना पुलिस और लोगों के लिए एक बड़ी खबर बन गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ये समझ आया कि किलर एक 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर रहा था, सियोन और किंग सर्कल के बीच। कातिल रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक शिकार करता था और हर बार एक ही वेपन, एक पत्थर जो लगभग 30 किलो का होता था। हर मर्डर के बाद एक पैटर्न समझ में आने लगा। शिकार वो होते जो अकेले होते, ग्रुप से दूर होते। वही आदमी जो बिना किसी पहचान के थे, जिनके पीछे कोई आसपास ना हो। पुलिस के आने के साथ ही अखबार और मीडिया ने इस खबर को उठाया और बॉम्बे के इस नए सीरियल किलर का नाम पड़ा पत्थर मार। लोग जो सुबह की हवा खाने और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अब सुबह के वक्त अपने घरों में बंद रहने लगे। रात को 10 बजे तक गलियां खाली हो जाती थी।
फुटपाथ पर सोने वाले लोग डर के मारे एक साथ ग्रुप्स बनाने लगे। रात भर जगकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन सवाल अभी भी वही था, ये कातिल कौन था और क्यों वो सिर्फ फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, लेकिन उनका सामना एक ऐसे शैतान से था जो उनसे एक कदम आगे था। पुलिस की हर कोशिश के बावजूद पत्थरमार अपने कांड जारी रखे हुए था। एक छोटा सा 5 किलोमीटर का एरिया पुलिस के लिए इतना मुश्किल क्यों बन गया था, जो रात भर पहरेदारी रखती थी। वो एक अकेली जान को क्यों नहीं बचा पाई। पेट्रोलिंग टाइट थी, पुलिस को पता था कि किलर कहाँ शिकार करता है, लेकिन हर बार वो पुलिस की नज़रों से बच जाता। पुलिस थक चुकी थी, लेकिन पत्थरमार और शातिर होता जा रहा था। पुलिस को सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की थी कि जो पत्थर यूज़ होते थे वो काफ़ी भारी होते थे। 30 से 40 किलो के पत्थर उठाकर शिकार करने वाला इंसान कौन हो सकता है। और एक और चीज़, किसी भी पत्थर पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते थे, जैसे कातिल कोई इंसान ही ना हो। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, वैसे वैसे इस केस को लेकर अफवाहें भी आने लगी। हर मर्डर के साथ नई थ्योरी सामने आने लगी। एक थ्योरी थी कि ये सब एक तांत्रिक के कहने पर हो रहा था, जो माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ये बलि दे रहा था। अगर इस प्रैक्टिस की बात करूँ तो ये माँ काली के नाम पर बलि देने की प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। ऐसे लोग मुग़लों और अंग्रेज़ों के टाइम पर भी थे। अंग्रेज़ों ने इनको एक स्पेशल नाम दिया था, द थग्स। ये वाली पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ, जब मैं थग बहराम की बात करूँगा अपने सीरियल सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों थी, इसका एक रीज़न था कि मर्डर्स हमेशा ट्यूसडे और सैटरडे को होते थे। वो दिन जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में मार्स और सैटर्न यानी मंगल और शनि से जुड़े होते थे। लोगों का मानना था कि ये दिन काली शक्तियों के लिए परफेक्ट होते हैं। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी एक पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर से कहा, सर एक विटनेस मिला है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो फटाफट टीम को जीप्स में बैठाओ, हमें विटनेस को कुछ होने से पहले वहाँ पहुँचना है। पुलिस के लिए ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। विटनेस को बचाकर इंट्रोगेशन तक ले जाना उनका सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन है ये विटनेस? पुलिस वाले ने बताया, सर एक वेटर है जो कि उडुपी रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन फुटपाथ पर सोता है। उसका सर पत्थर से बस कुछ सेंटीमीटर्स ही दूर था। उसका जख्म बहुत गहरा है, पर वो अभी होश में है। पुलिस विटनेस से मिलने की उम्मीद लेकर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड की तरफ दौड़ी। इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज़ थी। विटनेस का जिंदा रहना उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। उस वेटर ने कहा, मैंने एक आवाज़ सुनी और महसूस किया कि किसी के पैर मेरे कंधों पर है। मैंने आंखें खोली और देखा एक आदमी मेरे ऊपर पत्थर लेकर खड़ा था। मैंने जल्दी से हटने की कोशिश की, पर तब तक उसने मेरे सर पर पत्थर गिरा दिया था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। इंस्पेक्टर ने विटनेस का आंसर सुना, लेकिन उन्हें एक और बार निराशा मिली। किलर ने फिर से एक बार पुलिस को मात दे दी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, हर इन्फॉर्मर से बात करो, एक एक इंसान से सवाल करो। मुझे लगता है कि किलर इन्हीं लोगों के बीच है। और तब एक इन्फॉर्मर ने मोहम्मद, एक रात के टैक्सी ड्राइवर का जिक्र किया। उसकी शख्सियत फुटपाथ के लोगों को डराती थी। क्या मोहम्मद पत्थरमार था? मोहम्मद एक टैक्सी ड्राइवर नहीं, बल्कि एक पुलिस इन्फॉर्मर ही था, जो रात को स्ट्रीट्स पर पेट्रोलिंग करता था। ये समझने में देर नहीं लगी कि वो लोगों के लिए एक शक का वजह क्यों था। 1985 के बीच में शुरू हुई हत्याएं 1987 में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रुक गई। इससे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जैसे क्या पत्थरमार ने शहर छोड़ दिया या वो मर चुका था। 2009 में आई एक फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स ने एक थ्योरी को हाईलाइट किया, जो सालों से अफवाहों में थी। क्या बॉम्बे का पत्थरमार किलर एक पुलिस कांस्टेबल था जो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखता था? और क्या पुलिस ने उसे मारकर उसका राज कभी समाज में आने से पहले ही दफना दिया?
लेकिन अगर ये सच है तो एक और सवाल सामने आता है। अगर बॉम्बे का किलर मर चुका था तो 1989 में कोलकाता के स्टोनमैन मर्डर्स कौन कर रहा था? बॉम्बे और कोलकाता के मर्डर्स में एक ही तरह के शिकार की स्टाइल, एक ही तरह के वेपन और एक ही समय का पैटर्न था। क्या ये एक ही इंसान का काम था जो 20,000 किलोमीटर दूर एक नई जगह अपनी कहानी लिख रहा था, या कोलकाता के शहर में एक कॉपीकैट किलर जन्मा था? बॉम्बे के बाद कोलकाता भी एक ऐसे डर और अफरा तफरी का शिकार बन गया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये था 1989, एक ऐसे सीरियल किलर के शुरू होने की कहानी जो पत्थर के ज़रिए मौत का पैगाम लिखता था। 4 जून 1989 कोलकाता में एक औरत जो फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना गुजारा करती थी, वो पहला शिकार बनी। उस रात उसने सोचा होगा कि एक आम दिन था, लेकिन उसकी नींद उसकी ज़िंदगी की आखिरी बन गई। तरीका वही था, पत्थर से कुचला गया चेहरा। और एक समय जब शहर की सड़क खाली होती थी, रात के 12 से सुबह के 3 बजे के बीच, पुलिस और लोगों ने तुरंत बॉम्बे के पत्थरमार को याद किया। और एक महीने के बाद कोलकाता में एक और मर्डर हुआ। इस बार सीरियल किलर अपनी पहचान बनाने के लिए खेल रहा था। मीडिया ने बॉम्बे के पत्थरमार का नाम बदलकर स्टोनमैन रखा और कोलकाता की सड़कें खौफ का एक और नया नाम सुनने लगी। शुरू के कुछ मर्डर्स को लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये सिर्फ फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के साथ हो रहा था। लेकिन जब 7 सितंबर 1989 को स्टोनमैन का शिकार पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास एक भिखारी बना, तब कोलकाता पुलिस को ये सीरियल किलर का एक खुला चैलेंज की तरह लगा। डिप्टी कमिश्नर राजपाल सिंह ने कहा, हम वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। पत्थर से इंसानियत को मारना दिखाता है कि हमने क्या प्रोग्रेस की है। लेकिन उनके पास एक भी जवाब नहीं था जो मीडिया और लोगों को तसल्ली दे सके। पुलिस ने समझा कि स्टोनमैन एक मेंटली अनस्टेबल इंसान हो सकता है, और इस वजह से उन्होंने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो पागल या परेशान लगते थे। इस चक्कर में 3 लोगों ने झूठी कन्फेशन भी दी, लेकिन असली किलर अब तक उनकी नज़रों से दूर था। स्टोनमैन का नाम हर घर में छा गया, लेकिन स्टोनमैन को यह और भी पावरफुल बनाता गया। जब कोलकाता पुलिस का हर एक प्लान फेल होने लगा, तो एक नया प्लान सोचा गया। पुलिस फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के रूप में सड़कों पर सोई, लेकिन स्टोनमैन फिर भी उनकी पकड़ से दूर था। उसका खौफ और उसकी हरकतें दोनों दिन पर दिन बढ़ती गई। स्टोनमैन अब और ज़्यादा डेयरिंग बन गया था। वो अब खुली जगहों पर अपने शिकार को मारने लगा था, रेलवे स्टेशन, बड़े रास्ते और मेट्रो के एंट्रेंस पर। कोलकाता के लोगों के जहन में एक और इमेज बनने लगी, एक कहानी जो एक इंसान को और भी शैतानी बनाती गई। और फिर एक दिन बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये किलिंग्स रुक गई। 12 लोगों की जान लेने के बाद स्टोनमैन कोलकाता की सड़कों से गायब हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1999 में ब्रह्मपुर, उड़ीसा के एक पुलिस ऑफिसर को एक एनोनिमस कॉल मिला। कॉलर ने एक मर्डर की खबर दी और उसके बाद फ़ोन रख दिया। 10 साल बाद एक नए शहर में एक नया स्टोनमैन का मर्डर सामने आया था, पर इस बार पहले जैसे नहीं था। पुलिस ने मर्डर का पता लगा लिया। महेश्वर पडी, एक शॉप ओनर को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने कन्फेस करने की बजाय एक बहुत ही डेयरिंग काम किया। वो एक चलती ट्रेन से कूद गया और उसकी तलाश पुलिस के लिए एक नई मुश्किल बन गई। 3 महीने के बाद वो पकड़ा गया, लेकिन सवाल वही था, क्या वो असली स्टोनमैन है या उसका कॉपीकैट है? 2008 में कोलकाता, 2010 में गुवाहाटी, 2013 में पुणे। स्टोनमैन का खौफ अलग अलग शहर में दिखने लगा। गुवाहाटी की पुलिस ने एक 22 साल के कृष्णा तिमोंग को अरेस्ट किया, जो कि एक साइकोपैथ और ड्रग एडिक्ट था। पुणे और महाराष्ट्र में भी कल्प्रिट्स पकड़े गए, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, असली स्टोनमैन अब तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री था। बॉम्बे और कोलकाता के बाद ये पैटर्न पूरे देश में फैल गया। राजकोट, महाराष्ट्र और पुणे तक के शहर इस खौफ का हिस्सा बन गए। हर जगह एक नया कहानी, एक नया स्टोनमैन और एक नया सवाल था, क्या ये कल्ट का काम था
या असली स्टोनमैन का फ़ैन अपना डर फैलाना चाह रहा था? आज तक बॉम्बे और कोलकाता के स्टोनमैन के पीछे का सच एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। शायद असली स्टोनमैन अब बुढ़ा और कमज़ोर हो चुका हो, लेकिन क्या ये कहानी कभी ख़त्म होगी या वो एक दिन फिर से लौटेगा? आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।